Please subscribe my YouTube channel Agri Dost with Murli। नमस्कार, जय हिंद। और आज हम जो है फिर से आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाए हैं, जिसमें हम बीएससी एजी जो सेकंड सेमेस्टर में जो न्यू सिलेबस है आईसीआर द्वारा दिया गया है, तो उसके आधार पर जो है हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट में जो है पेपर टाइटल है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइस। उसमें एक टॉपिक जो है फर्स्ट यूनिट में इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइस इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, यानी मानव पोषण में सब्जियों का क्या महत्व है, इसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से समझते हुए, याद करते हुए और मुख्य मुख्य पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए जानेंगे। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। देखिए, जो है सब्जियों का विशेष रूप से महत्व क्या होता है कि सब्जियां जो है हमें प्रकृति द्वारा एक सुरक्षा के रूप में, जो हमें रोगों से लड़ने की जो सुरक्षा प्रदान करता है, वो ऐसा हथियार दिया है। सब्जियां क्या है, एक ऐसा हथियार है जो प्रकृति ने हमें दिया है, जो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी है, चाहे वो विटामिन के रूप में हो, मिनरल के रूप में हो, या प्रोटीन के रूप में हो, या कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो, किसी भी प्रकार की हो, वो सभी हमें किसके रूप में प्राप्त होगी, वो हमें सब्जियों से प्राप्त होगी। जैसे बात करें कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट हमें धान्य फसलों से भी प्राप्त हो जाती है, अन्न से भी प्राप्त हो जाती है, ऑयल से भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो है सिर्फ अगर प्रोटीन को भी देखें तो प्रोटीन भी हमें दलहनी फसलों से प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर बात करें प्रोटीन विटामिन की, तो विटामिन सबसे ज़्यादा प्राप्त होते हैं तो सब्जियों से, दूसरे नंबर पर अगर किसी से प्राप्त होते हैं तो फलों से। तो सब्जियां क्या हुई, क्योंकि हमें विटामिन क्या करते हैं, विटामिन हमें जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं उनसे हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो सुरक्षा प्रदान करना यानी प्रोटेक्टिव होना, तो प्रोटेक्टिव कौन कर रहा है, हमें सब्जियां कर रही हैं। तो सब्जियों को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि सब्जियां जो है वो नेचुरल वेजिटेबल इज ए नेचुरल प्रोटेक्टिव फूड, यानी सब्जियां जो है प्रकृति द्वारा, यानी नेचुरल माने प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया सुरक्षा भोजन है, सुरक्षित भोजन है, जो हमें रोगों से लड़ने की सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सब्जियों का जो महत्व है, उनसे कितने प्रकार के विटामिन और प्रोटीन्स और जो है कितनी कितनी मात्रा प्राप्त होती है, और मानव जीवन में उसकी कमी से क्या क्या रोग हो जाते हैं, और उनकी कमी को किस तरह से पूरा किया जा सकता है, इसके बारे में हम पॉइंट बाई पॉइंट समझते जाएंगे। और इसमें आप जो है याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा लैंग्वेज नहीं होगी, सिर्फ मेन पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। ठीक है, चलते हैं। तो देखिए, हाँ, जैसे आप जो है फर्स्ट यूनिट में जो है, देखिए फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में जो है हॉर्टिकल्चर का सब्जेक्ट है, उसे ही हम ये इसके अंदर देखेंगे, जिसका टाइटल है, पेपर टाइटल क्या नाम है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल एंड स्पाइस, है ना। तो इसमें जो फर्स्ट यूनिट है इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइस इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, इसके बाद इसका स्कोप और एरिया भी आएगा, ऑरिजिन एंड एरिया भी आएगा, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आज जो बात करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर लें, किसके अकॉर्डिंग, ह्यूमन न्यूट्रिशन यानी मानव पोषण के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, मानव जो है इसमें जो है डेली डाइट कितनी आवश्यकता है, यानी प्रतिदिन मनुष्य को कितनी आवश्यकता होती है सब्जियों की। तो ICAMR जो हमारी एक संस्था है, भारत की जो राष्ट्रीय संस्था है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन रिसर्च यानी ICMR, उसके द्वारा यह क्या करती है, जो मनुष्य में जो कितनी भोजन की आवश्यकता होती है, कितना इसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट करती है। उसी ने जो है सब्जियों के बारे में रिक्वायरमेंट की है कि मनुष्य को प्रतिदिन जो है 300 ग्राम वेजिटेबल की आवश्यकता होती है। 300 ग्राम वेजिटेबल में भी इसमें जो है 125 ग्राम जो है आपकी लीफी वेजिटेबल होनी, यानी जो हरी पत्ती वाली सब्जियां होंगी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, वो कितनी होगी, 125 ग्राम। और जो है 100 ग्राम जो है इसमें रूट वेजिटेबल होंगी, जैसे कि आपकी जो है आलू हो गया, है ना, और इसके बाद जो है शकरकंद हो गई, जितनी रूटी मूली हो गई, रूट वेजिटेबल हैं, वो सभी इसके अंतर्गत आएंगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट है वो लगभग 75%, 75 ग्राम बचा। 75 ग्राम क्या है, उसमें अदर वेजिटेबल होंगे, जैसे कि आपके फल होंगे, है ना, कुछ के तने खाए जाते होंगे, है ना। तो फल जैसे आपका कद्दू हो गया, है टिंडा हो गया, काफ़ी हैं फल, वो भी होते हैं। तो डेली रिक्वायरमेंट की कितनी आवश्यकता होगी, 300 ग्राम प्रतिदिन। कितना, 300 ग्राम प्रतिदिन। बात करें अभी अवेलेबल कितनी है इस समय, तो इस समय अवेलेबल कितनी है, तो इस समय अवेलेबल जो है उपलब्धता देखिए, डेली डाइट बाई ICMR 300 ग्राम पर डे, जिसमें 125 ग्राम लीफी वेजिटेबल, 100 ग्राम रूट वेजिटेबल, और 75 ग्राम अदर वेजिटेबल, जिसमें फ्रूट अन्य भी आ जाते हैं, जैसे फल होते हैं ना। वो उपलब्धता कितनी है, अवेलेबिलिटी कितनी है, तो अवेलेबिलिटी जो है 200
286 ग्राम है। कितनी है? 286 ग्राम है अभी जो अवेलेबिलिटी है उत्पादकता के आधार पर जो है। तो उस क्रम में जो है, अब बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, यानी कौन सा इसमें जो आप देख रहे होंगे जो इसमें जो क्रम है, यानी और उसके बाद पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशनल, चाहे वो तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो क्या है, एक यौगिक है। प्रोटीन क्या है, एक यौगिक है। तो इसे यौगिक भी कह सकते हैं, है ना। प्रतिदिन मात्रा यानी मनुष्य को डेली रिक्वायरमेंट उसकी आवश्यकता कितनी है, और दूसरी बात उसकी उपलब्धता यानी कौन सी सब्जियां हैं जिनसे वो उपलब्ध होगा, है ना, जिससे मनुष्य को उसकी पूर्ति हो जाएगी। तीसरी बात उसे कमी के कारण क्या है, क्योंकि हम जब कमी के कारण नहीं जानेंगे तो उपलब्धता का महत्व नहीं समझेंगे। इसलिए सबसे पहले कमी हमें, जैसे कि आपके जो है सूखा हो जाता है तो ऊपर कह देते विटामिन डी कमी हो गई, है ना। जब कमी जानेंगे तो उसको महत्व को भी हमें याद रख ले सकते हैं, है ना। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट जो है इसके C6H12O6 के रूप में भी इसे प्रदर्शित करते हैं। ये इसका रासायनिक नाम है, यह जो है कॉमन नाम है। इसकी आवश्यकता कितनी होती है, तो इसकी आवश्यकता जो है 400 से 500 ग्राम होती है। बात करें यह उपलब्धता किसमें है, तो सब्जियों में टैपियोका, इसे कसावा कहते हैं। यह जो है केरल में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इससे जो सागो प्रोडक्ट बनाया जाता है, जिसको हम लोग जो है खीर में डाल के जो खाते हैं ना, चिकना चिकना हो जाता है खीर में, जो फूल जाता है, एक गोल आकृति का होता है, लगभग मक्का के दाने के बराबर फूल जाता है, उसे सागो कहते हैं। वो प्रोडक्ट किससे तैयार होता है, सागो टैपियोका की। इससे टैपियोका क्या होता है, एक शकरकंद के समान जो है, आपकी जो शकल भी कहते हैं, शकरकंद कहते हैं या स्वीट पोटैटो, उसकी जो जड़ों में पाया जाता है, उस यह भी जड़ों से ही निकाला जाता है ना। ये लगभग केल के पौधे के समान इतना बड़ा पौधा होता है, लगभग 1 मीटर के करीब। तो इसमें जो है 38.2%, यानी अगर 100 ग्राम है तो 38.2 ग्राम उसमें क्या पाया जाएगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। दूसरी बात स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद, शकरकंद में 22.8 ग्राम, है ना। वो शकरकंद में जो पाई जाती है 28.8 ग्राम, जबकि जो आलू है उसमें 22.6 ग्राम, या 6 ग्राम कह सकते हैं, या 22.6% भी कह सकते हैं ना। तो 6% हो गया। तो हमारे कार्बोहाइड्रेट के साधन कौन कौन से हुए, स्वीट पोटैटो हुई, और आपकी शकरकंद हुई, यानी, है ना, स्वीट पोटैटो शकरकंद, और जो आपका टैपियोका हो गया जिसे कसावा भी कहते हैं, और तीसरा कौन होगा, आलू। इसकी कमी के लक्षण क्या है, तो कमी के लक्षण क्या है, इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, जनरली हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है ना, ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे कि हम शरीर जो है हम काम करते हैं। जो भी काम करने के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो जनरली जो है कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है उपलब्ध तो शरीर जो है किससे ऊर्जा प्राप्त करेगा, वसा से प्राप्त करेगा। तो इसी के आधार पर जब हमारे शरीर में काम करने के लिए जो है, यानी जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो क्या होगा, ऊर्जा की कमी होगी। जब ऊर्जा की कमी होगी तो देखा है, जब हम काम करते रहते हैं कंटिन्यूस तो क्या हो जाता है, हमारी ऊर्जा ह्रास हो जाती है, यानी ऊर्जा कमी हो जाती है। जब ऊर्जा कमी हो जाती है तो हम देखें थक जाते हैं, क्या होता है, थक जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। तो कमजोरी आना यानी वीकनेस होना, और वीक एनर्जी यानी एनर्जी का कम होना, और वीकनेस यानी कमजोरी आना। तो ये हमने आना कार्बोहाइड्रेट का काम, है ना। कार्बोहाइड्रेट जो है जनरली खट्टे फलों से भी प्राप्त होती है, मीठे फलों, जो भी खट्टे और मीठे फल होते हैं उनमें भी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। जैसे मिठाई हुई ना, मिठाई फल नहीं है लेकिन मिठाई जो है मीठा है, तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाई जाएगी। बात करते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है नेक्स्ट है 2 नंबर पर। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन में जो है कार्बोहाइड्रेट का जैसे रासायनिक सूत्र देखें C6H12O6, है ना। तो उसी का कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, प्लस इसमें नाइट्रोजन भी और सल्फर भी मिला होता है ना। नाइट्रोजन सल्फर 2 पोषक तत्व और मिल जाते हैं, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया प्रोटीन। तो उसमें नाइट्रोजन भी होता है, अमीनो अम्लों का बहुलक होता है। नाइट्रोजन क्या है, एक अमीनो अम्लों का बहुलक है ना। तो N का मतलब नाइट्रोजन, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने इसको भी समझा। दूसरी बात, प्रोटीन का काम क्या है, प्रोटीन ये मान लीजिए हमें ऊर्जा किससे प्राप्त हुई, कार्बोहाइड्रेट से। अब हमारे शरीर को बनाने के लिए कुछ चाहिए, है ना। देखिए शरीर का जो निर्माण है वो कोशिकाओं से होता है। एक कोशिका का जब कई कोशिकाएं मिल जाती हैं तो ऊतक बना देंगी। ऊतक क्या है, टिश्यू जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना, तो टिश्यू बना देती हैं। ऊतक क्या, एक विशेष काम करने के लिए, जैसे हमारा श्वसन तंत्र है, सांस का काम करता है, तो श्वसन तंत्र में जो सांस का काम करने के लिए फेफड़े बनाए तो फेफड़ों के विशेष ऊतक होंगे, है ना। ऊतक कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जो है ऊतक क्या है, कोशिकाओं का समूह होता है, और उसमें कोशिकाओं के समूह ऊतक से होते हैं। ऊतकों का निर्माण करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, तो वो आवश्यकता होती है प्रोटीन की, है ना। तो प्रोटीन की आवश्यकता हो गई ऊतकों के निर्माण के लिए। जब ऊतक ही बनेंगे तो हमारा शरीर बनेगा, है ना। जब ऊतक बनेंगे तो हमारा शरीर बनेगा। मान लीजिए एक हड्डी का ऊतक है, हड्डी को बनाने वाला तो हड्डी बनेगी, है ना। फेफड़ों को बनाने वाला ऊतक है तो फेफड़े बनेंगे, है ना। और आपके जो है
अब किडनी बनाने वाला ऊतक तो उससे किडनी बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटीन का काम जो है हमारे शरीर की संरचना बनाने में है। ठीक है, संरचना बनाने में मान लीजिए ये तो ठीक है, संरचना बना दी हमने, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है अपना संरचना बन गई, लेकिन कभी कभी हम जब चलते हैं फिरते हैं तो चोट लग जाती है, यानी टूट फूट होती है, तो हमारी कई ऊतक क्षतिग्रस्त होते हैं, है ना, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, यानी फिर उनके जोखिम हो जाता है, नुकसान हो जाता है, टूट जाते, फट जाते, मर जाते हैं ना। उसके बाद क्या होता है, मरम्मत की काम करने का, तो मरम्मत का काम भी कौन करेगा, वही ऊतक करेगा। तो इसलिए ऊतकों का काम क्या है, वो प्रोटीन का काम क्या हुआ, ऊतकों का निर्माण करना और ऊतकों की मरम्मत करना। तो इसका मतलब क्या है, शरीर का निर्माण करना और शरीर की मरम्मत करना किसका काम है, प्रोटीन का। तो प्रोटीन के महत्व के बारे में समझा आपने। अब बात करते हैं प्रोटीन जो हमारे दैनिक शरीर में आवश्यकता कितनी होती है। तो इसकी आवश्यकता होती है 60 से 70 ग्राम प्रतिदिन, यानी 60 से 70 ग्राम एक स्वस्थ मनुष्य को, जिसका वजन जो है 53-54 किलो के बाद है और जिसकी उम्र जो है लगभग एवरेज में 18 के ऊपर है, तो उसको कितनी आवश्यकता होगी, तो 60 से 70 ग्राम प्रतिदिन आवश्यकता होगी। और अगर कोई फीमेल है तो फीमेल को प्रोटीन की कम आवश्यकता होती है, लेकिन जब वह प्रेग्नेंट होती है तो उसको प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो कितनी होती है फीमेल को, 45 ग्राम। ठीक है, एफ काउंट फीमेल। बात करते हैं प्रोटीन किससे प्राप्त होती है। तो हमने जनरली जानते हैं प्रोटीन के लिए सबसे जो अवेलेबल फॉर्म है जहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, दलहनों से, यानी लेग्यूम क्रॉप से। लेग्यूम जो दालें हैं, हमारी जितनी भी दालें हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है और सबसे अच्छा माध्यम भी प्रोटीन है। लेकिन सब्जियों की बात करते हैं, सब्जियों के बारे में हमें इतना पता होना चाहिए किस सब्जी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। तो जनरली हम जानते हैं सोयाबीन में जो है 45% के करीब प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन जो है उसमें वो सब्जी नहीं है, वो दालों के फॉर्म में आ जाती है। लेकिन अगर हम सब्जियों की स्पेशली बात करें तो सबसे पहले लिमाबीन। लिमाबीन क्या होती है, यानी बीन, यानी सेम, जितनी भी सेम यानी फलियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। आपकी जो दलहन है वो भी फलियों के रूप में पाई जाती हैं। तो जनरली जो ऐसी फलियां जो सब्जियों के रूप में प्रयोग की जाती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, बीन। क्या कहेंगे, बीन। यानी जो लिमाबीन है उसमें लगभग 7.8% जो है, लिमाबीन में 8.3%, सॉरी 8.3% जो है प्रोटीन पाई जाती है, यानी 100 ग्राम में 8.3 ग्राम प्रोटीन पाई जाएगी। बात करें दूसरी बात किस में पाई जाएगी, मटर, क्योंकि मटर भी लेग्यूम है। तो मटर की जो हरी फलियां होती हैं सब्जियों के रूप में यूज की जाती हैं, तो उनमें भी जो है 7.2% के करीब पाई जाती है। ठीक है, तो अब हमने जाना, तो कमी के लक्षण तो हम समझ ही गए, है ना। जैसे महत्व था ऊतकों का निर्माण, जब किसी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे जो है ऊतकों का निर्माण नहीं होगा और जो टूट फूट की मरम्मत होती है वो मरम्मत भी नहीं होगी। तो शरीर जो है धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, नाटे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, बौने हो जाएंगे। जब हमारे शरीर का निर्माण नहीं होगा तो बौने हो जाते हैं। क्या हो जाए, ड्वार्फनेस आ जाती है, ड्वार्फ यानी बौना, है ना, बौनापन आना। किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट हमने प्रोटीन के बारे में जाना। नेक्स्ट बात करते हैं फैट, वसा। हमने बात कर रहे थे एनर्जी हमें शरीर में सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से। जब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर जो है किससे एनर्जी लेगा, तो वो वसा से लेता है। सबसे किससे लेगा, वसा से। ये आप याद रख लीजिए, एनर्जी के दो ही माध्यम है। एक तो आपका जो है सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट, दूसरे नंबर पर है वसा। ये जो प्रोटीन है वो एनर्जी का माध्यम नहीं है, वो किसका माध्यम है, वो कोशिका के निर्माण के लिए, यानी ऊतकों के निर्माण के लिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो वसा के बारे में बात करते हैं। तो वसा में क्या होता है, जनरली जो है जो फैटी एसिड होते हैं, ग्लिसरॉइड एसिड होते हैं, उनके द्वारा कई ग्लिसरॉइड एसिड या फैटी एसिड मिलकर, ग्लिसरॉइड प्लस फैटी एसिड मिलकर वसा का निर्माण करते हैं। ये रासायनिक कंपोजिशन हुआ। बात करते हैं आगे। तो वसा की आवश्यकता कितनी होती है, तो 25 से 45 ग्राम, यानी एक स्वस्थ मनुष्य को 25 से 45 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। 25 से 45 की रेंज क्या होती है, अगर वो कोई काम नहीं करता है ना, कोई काम नहीं करता तो उसे 25 ग्राम की आवश्यकता होगी। अगर वो हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है कठिन, तो उसको 45 ग्राम की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट बात करते हैं तो वसा की आप याद रख लीजिए, सब्जियों वसा का बहुत ही कम माध्यम होता है, यानी नगण्य। जो सब्जियों में जो वसा पाई जाती है वो नगण्य पाई जाती है, ना के बराबर पाई जाती है, पाई नहीं जाती। लेकिन यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, क्योंकि हमने याद कर रखा है कि सब्जियों से वसा नहीं पाई जाती, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से पूछेगा कि सब्जियों में सबसे ज़्यादा वसा किस में पाई जाती है। अब यहाँ के क्वेश्चन फंसेगा तो आप क्या करेंगे, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप याद रखेंगे आलू को, जो कि सब्जियों का राजा भी कहा जाता है। तो आलू में जो है सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है, कितने %, तो वो पाई जाती है 2.4%, है ना। आलू में वसा 2.4% पाई जाती है। बात करते हैं आगे। तो अब मैंने बताया वसा का काम क्या है। अब वसा के माने पहला काम क्या था, वसा जो क्या करती है कि जो भोजन है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको वसीय यानी ग्लिसरॉइड और फैटी एसिड में बदलकर उसी त्वचा के नीचे, जो त्वचा होती है ना,
जैसे मान ली त्वचा है, त्वचा के नीचे जस्ट एक लेयर बना लेती है, वहाँ पर क्या करती है, उस वसा को स्टोरेज कर देती है। धीरे धीरे जितनी आप जो है जब काम नहीं करेंगे, कोई मेहनत नहीं करेंगे, तो वो धीरे धीरे देखा होगा आपने जो है दुकानों पर बैठे रहते हैं जो बनिया लोग होते हैं, तो उनका पेट निकल जाता है। क्या होता है, वो काम नहीं करते, सिर्फ खाते रहते हैं, डाइजेस्ट सिस्टम मजबूत है, वो पचा के दे रहा है, तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वसा में कन्वर्ट हो जाती है। शरीर क्या करता है, उसे अपने पेट के ऊपर चारों तरफ स्टोरेज करने लगता है त्वचा के नीचे, तो धीरे धीरे वो मोटे होने लगते हैं, है ना। तो उसके क्या होगा, जब त्वचा में भंडार, यानी अब काम क्या होगा, वसा का काम क्या हुआ, वसा ने क्या किया, जो कार्बोहाइड्रेट था उसे वसा के रूप में बदलकर उसको स्टोरेज में, यानी स्टोरेज जो है कोल्ड स्टोरेज है त्वचा के नीचे, उसके अंदर रख दिया, है ना, कोल्ड है ना, वहाँ पर रख दिया, शिफ्ट कर दिया, और एकदम मोटा होने लगा। आदमी कह रहा है मैं तंदुरुस्त हो गया। क्या होगा, उसमें वसा जमा हो गई, ठीक है। जब वसा जमा हो गई तो काम क्या होगा, एनर्जी स्टोरेज हो गई ना। जैसे ही उसे खाना मिलना बंद होगा, जैसे ही उसे खाना मिलना बंद होगा मोटे आदमी को, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे उसमें फिर वो धीरे धीरे कह देंगे खाना बंद कर दो, तुम्हारा मोटापा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे वो वसा धीरे धीरे फिर एनर्जी में कन्वर्ट होने लगी, और उसको काम करेगी, और धीरे धीरे वो व्यक्ति पतला होने लगेगा। तो ठीक है, तो इससे क्या हम समझे कि जो है वसा का काम क्या है, ऊर्जा का भंडारण करना, ठीक है। दूसरी बात, जब शरीर के नीचे लेयर बन जाती है, तो जब हमारा कोई मान ली गद्दा के रूप में एक तो एक दो तीन परत और एक्स्ट्रा छड़ जाती है हमारे शरीर पर, तो जब कोई बाहर से आहत होता है, कोई मार होती है, तो उसको त्वचा क्या करती है, बाहरी जो भीतर के अंग हैं उनकी सुरक्षा कर देती है ना। तो त्वचा तो एक सुरक्षा करेगी, लेकिन अगर उसको लेयर और जमा हो जाएगी वसा की, तो वो भी सुरक्षा करेगी, है ना। तो वो भी सुरक्षा कर रही है, तो 3 लेयर हो गई, एक तो त्वचा की लेयर, दूसरी बात वसा की लेयर, तो एक लेयर बढ़ी ना, तो उससे जो आंतरिक के जो अंग हैं, शरीर के अंग हैं, उनकी सुरक्षा हो जाती है। तो दूसरा काम क्या हो गया, वसा का सुरक्षा करना। तीसरी बात करें, तीसरा काम क्या है, तीसरा काम है, मान ली शरीर में एक त्वचा जो वसा होती है, आपने देखा होगा, तो ऊर्जा को, जो अंदर की शरीर की ऊर्जा है, उसे बाहर नहीं निकलने देती, है ना। जैसे जो यहाँ पर टेम्परेट क्लाइमेट होती है, यानी ठंडी जलवायु होती है, वहाँ पर जो अगर मोटा आदमी हो तो उसे कम से कम ठंड लगेगी, क्योंकि जो शरीर की जो वसा है वो बाहर, जो शरीर में जो ऊर्जा है, गर्मी है, वो शरीर से बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि एक और लेयर, एक्स्ट्रा लेयर और छड़ी हुई वसा गई। पहले त्वचा थी डायरेक्ट निकल जाता था, एक लेयर थी, एक लेयर और एक्स्ट्रा हो गई, और मोटापा और ज़्यादा है तो उसमें कई ज़्यादा लेयर बन जाएंगी वसा की, है ना। तो उससे क्या होगा, जो ताप है अंदर का ताप बाहर नहीं जा पाएगा, और जो है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, यानी अधिक बना रहेगा, है ना। तो क्या काम है, तो तापमान का निगमन करना है, यानी रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक। इसको समझिए हम वसा के बारे में। तो वसा के बारे में हम समझे, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो, सुरक्षा परत, यानी सुरक्षा परत बनाते हैं, और तापमान निगमन करना, और ऊर्जा का भंडारण करना। नेक्स्ट बात करते हैं फाइबर। फाइबर जनरली जो है कोई पोषक तत्व तो नहीं है, लेकिन जो है ये रेशा होता है। इससे काम क्या होता है, इस सब्जियों में इसलिए इसको महत्व दिया जाता है क्योंकि सब्जियों में फाइबर पाया जाता है, और फाइबर क्या करता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत ही मजबूत कर देता है, यानी बढ़ा देता है, पाचन शक्ति को बढ़ा देता है, डाइजेशन को अच्छा होता है। और जब हम फाइबर युक्त भोजन को खाते हैं तो हमारा पेट भर जाता है और आयतन बढ़ जाता है, यानी पेट भरा, एकदम फाइबर युक्त भोजन किया तो पेट बढ़ गया, भर गया ना हमारा फुल, तो एकदम हमारे पेट को महसूस, हाँ ठीक है हम भर गए, है ना, एकदम फुल हो गए। तो ये क्या हुआ, हमारे आयतन में वृद्धि की, किसने, फाइबर ने। पोषक तत्व तो कम मात्रा में पाए जाते हैं ना, एक में सब्जी या कोई भी चीज़ हो, लेकिन उसमें फाइबर है तो एकदम स्थूल हो गया, यानी बड़ा हो गया, आयतन बढ़ गया भाई, पेट में एकदम भर गया, हाँ भाई ठीक है, अब भर गए हम तो फुल हो गए, है ना। और उसके बाद जो है, तो ये तो हो गया, एक तो आयतन को बढ़ाना। दूसरी बात, जब फाइबर है तो हमारे जो है, मान लीजिए अगर चिकनी चिकनी चीज़ खाएंगे तो क्या होगा, डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा। लेकिन आप रेशे युक्त भोजन के साथ उसको खाते हैं, मान ली सब्जियां भी ले रहे हैं, सलाद भी ले रहे हैं ना, तो उससे क्या होगा, डाइजेशन सिस्टम, कहते हैं ना भोजन के समय सलाद लेना आवश्यक है, क्योंकि अगर रेशा है उसमें तो हमारी डाइजेशन सिस्टम एकदम फिल्टर की तरह काम करेगा, और फास्ट काम करेगा, यानी पाचन शक्ति जो है बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हमने जाना फाइबर। तो जो कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनमें फाइबर पाया जाता है, तो देखिए कौन सी ऐसी सब्जी है जिनमें फाइबर पाया जाता है, तो मिर्च में सिर्फ 6.8%, यानी 6.8% जो है फाइबर पाया जाता है। बहुत ही आप इसे याद रखेंगे, एग्जाम में भी, कम्पिटेटिव एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जितने भी रखे हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 6.8%। और आलू में देखिए, आलू फिर से मिल गया, आलू जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे, क्योंकि इसमें जो है देखो सबसे ज़्यादा फाइबर जो है इसमें जो है वसा की मात्रा पाई जाती है, उसके लिए सब्जियों का राजा है, उसके लिए याद रखेंगे, है ना। और दूसरी बात, इसमें जो है फाइबर भी 2.4% पाई जाती है, अगर सब्जी मिर्च की अपेक्षा बात करें। देखिए मिर्च जो है जनरली हर एक व्यक्ति नहीं ले सकता, लेकिन आलू जो है सब लोग खाते हैं, तो तभी तो आलू का डाइजेशन सिस्टम मस्त होता है, क्योंकि उसमें देखो वसा भी है,
है ना। फाइबर भी है, फाइबर है तो पाचन क्रिया कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम फास्ट होगी, डाइजेशन होगी। तभी तो आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो है, देखिए, पाचन क्षमता बढ़ जाती है रेशे से और आयतन में वृद्धि हो जाती है। बात करते हैं, अब बात करते हैं इसकी मेन ऑपर्चुनिटी की, क्योंकि हम बात कर चुके थे। जो सब्जियां हैं, जो क्या है, प्रकृति द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा कवच हैं, जो हमें भोजन के रूप में मतलब भोजन के रूप में ग्रहण करके और हमारे अंदर जो है विटामिन की पूर्ति कर देती है। तो अब बात करने वाले विटामिन की। तो विटामिन क्या है? विटामिन ए, कार्बोनेट। विटामिन ए को क्या कहते हैं? विटामिन ए को जो है जनरली भाषा में जो है कह देते हैं कैरोटीन, है ना, कैरोटीन नहीं, लेकिन इसको रेटिनॉल भी कहा जाता है। मेनली जो केमिकल नाम है, इसका रासायनिक नाम है, वो रेटिनॉल है। रेटिनॉल कहाँ से लिया गया? रेटिनॉल लिया गया रेटिना से। रेटिना क्या है? रेटिना हमारी आँख की एक संरचना होती है ना, आँख का एक अवयव है रेटिना। और रेटिना, क्योंकि इसको इम्पोर्टेंट सबसे पहले हम क्या बताएं ना, किसी का इम्पोर्टेंट होता है उसी की मान्यता दी जाती है। तो रेटिना क्या है? हमारी आँख है। आँख के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा विटामिन है? तो वो कौन है? विटामिन ए है। ए को कैरोटीन क्यों कहते हैं? कि कैरोटीन जो है, इसका एक वर्डक होता है जो पौधों में पाया जाता है, और उससे उसी के जो है बढ़ के आगे जो है रासायनिक क्रिया करके कैरोटीन विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसे कैरोटीन भी कहते हैं और विटामिन रेटिनॉल भी कहते हैं। तो समझे रेटिनॉल क्यों कहते हैं और कैरोटीन क्यों कहते हैं। बात करते हैं इसमें आवश्यकता कितनी होती है। तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है 1.2 मिलीग्राम, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1.2 मिलीग्राम कैरोटीन की आवश्यकता होती है। तो कैरोटीन की ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिनसे कैरोटीन प्राप्त होती है? तो सभी लोग जानते हैं गाजर है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से ना पूछा जाए, गाजर ऑप्शन में ना हो, तो फिर क्या करेंगे? और ऐसे ही पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा कैरोटीन किसमें, यानी विटामिन ए किस सब्जी में पाई जाती है, तो आप क्या करेंगे? तो आप रह जाएंगे, कहाँ से लाएं क्वेश्चन, है ना। हमने तो गाजर याद कर रखी थी, लेकिन गाजर आई नहीं। तो सबसे पहले जो है हमारा जो बथुआ होता है, जिसे विंग्ड वीड कहते हैं, यानी जो बथुआ एक खरपतवार होता है, मोस्टली तो इसे खरपतवार को यूज करते हैं, लेकिन अब जो है ICAR द्वारा इसकी कई वैरायटियाँ विकसित की गई हैं, जो कि सब्जी के रूप में इसको उगाया जाता है ना। तो जो है विंग्ड वीड है, यानी बथुआ जो है, जिसे इसका वानस्पतिक नाम भी बहुत ही पूछा जाता है, ये खरपतवार होता है, चीनोपोडियम एल्बम, है ना, इसका वानस्पतिक नाम होता है। तो इसको जो है सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है इसकी पत्तियों में, और साथ ही साथ इसमें आयरन भी पाया जाता है ना, इसके लिए याद रखेंगे। तो विटामिन बथुआ की पत्तियों में कितना पाया जाता है? 11,300 इंटरनेशनल यूनिट। आयु 11,300, है ना, 11,000, देखिए 11,300 इंटरनेशनल यूनिट। और जबकि दूसरे नंबर पर क्या है? पालक का जो है 9300, यानी 9,300 इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता है। और गाजर की बात करें तो गाजर में 3,750 इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता है। तो गाजर का भी याद रखेंगे। कभी कभी क्या है एग्जाम में जो है इनकी जो इंटरनेशनल यूनिट कितनी मात्रा पाई जाती है वो भी पूछ लिया जाता है ना, तो आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं रतौंधी। इसकी विटामिन ए की कमी से मैंने बताया कि इसके क्या है, आँख के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। आँख में जितने भी रोग हैं, चाहे आपकी जो आँखों में खुजली हो रही हो या रतौंधी हो गई हो, कुछ भी हो आँख के लिए, तो आपको आँखें मीच के याद ही रखना है, विटामिन ए है ए। लेकिन बात करें, एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि जो शरीर में जो इन्फेक्शन की समस्या होती है, रोगों से लड़ने की सुग्राह्यता रोग, यानी कोई व्यक्ति देखा होगा मना कि हमेशा रोग से ग्रस्त रहता है, वो तो क्या उसमें विटामिन ए की कमी है, क्योंकि वह किसी रोग से लड़ ही नहीं पाता। हर जो रोग आता है उसके अंदर समा जाता है और वो बीमार हो जाता है। तो इसमें इसका जो रोगों से इन्फेक्शन, यानी रोगों से इन्फेक्शन में मदद करता है ये, है ना। रोग यानी कोई रोग आएगा वो तुम्हें लग नहीं पाएगा अगर विटामिन ए पर्याप्त है। अगर विटामिन ए पर्याप्त नहीं है तो आपको वो रोग लग जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? रोग सुग्राह्यता, यानी सस्केप्टिबिलिटी ऑफ डिसीज, यानी रोगों की प्रति सुग्राह्यता बढ़ जाती है इसकी कमी से। अगर ये पर्याप्त है तो आपको रोगों से प्रोटेक्ट होंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, है ना। तो ये एक और याद रखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट, विटामिन बी। विटामिन बी को क्या कहते हैं? विटामिन बी इसे थायमीन भी कहते हैं, है ना, थायमीन। तो थायमीन है विटामिन बी की खोज जो है, सबसे पहले अगर कोई पूछे विटामिन की खोज जो है फंक नामक वैज्ञानिक ने जो है 1911 में, है ना, 1911 में की थी। फंक नामक वैज्ञानिक ने 1900 नहीं, शायद देख लेना, ठीक है, 1911 के करीब है, फंक वैज्ञानिक ने की थी, मैं बता दूंगा। तो उसने सबसे पहले विटामिन बी को ही खोजा था, लेकिन पहले इसे विटामिन बी रखा गया था, लेकिन बाद में और रिसर्च हुई और जानकारी हुई तो कहा ये विटामिन बी अकेला नहीं है, इसमें लगभग 12 विटामिन है। इसे 1 से लेकर 12 तक विटामिन B1, B2, B3 और 12 तक ले जाए गए। और उनके कुछ अलग उनके जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उसी के आधार पर इनका नाम चेंज हो गया। जैसे किसी में कोबाल्ट पाया जाता है, कोबोलमिन, है ना, विटामिन के को कोबोलमिन कहते थे क्योंकि उसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है।
किसी मिली किसी में कुछ पाया जाता है, उसी के आधार पर इनके नाम चेंज किए। लेकिन हमारे सब्जियों की दृष्टि से और कृषि की दृष्टि से और इसकी टॉपिक की दृष्टि से हमें याद रखेंगे विटामिन B1 और B2 को। तो विटामिन बी को क्या कहते हैं, थायमीन कहते हैं। और विटामिन बी जो है शरीर में जो है 1.2 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यकता होती है। और उसके बाद जो है इसकी जो सोर्स कौन से हैं, तो सोर्स जो है पालक है और मटर है। पालक में 10.26 मिलीग्राम और मटर में जो है 10.25 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में पाई जाती है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। अब मैं बात करूं विटामिन बी की, B1 की, तो विटामिन बी का काम क्या है शरीर में। तो देखिए विटामिन बी जो है पहले जो भोजन करते थे लोग जो है तो कमजोरी आने लगती थी। असल में ऐसी खोज वहीं से हुई। पहले कमजोरी आने लगती थी तो लोग कहते थे विटामिन क्या है, क्या हो गया से, है ना। तो इसकी विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता था वो जो है बेरी रोग हो जाता था। बेरी रोग में क्या था, भूख प्यास नहीं लगती थी, पाचन तंत्र कमजोर हो जाता था। और जो है मेन चीज़ है पाचन तंत्र कमजोर होना, है ना। और उसको भूख प्यास नहीं लगेगी तो जायज़ की बात है वो भी कमजोर हो जाएगा व्यक्ति, है ना। धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, मृत्यु की स्टेज तक पहुंच जाएगा। तो इसमें क्या था, बेरी रोग हो जाता है विटामिन B1 की कमी से, थायमीन। बात करते हैं विटामिन बी का एक और जो है भाई है वो है विटामिन B2। विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन कहा जाता है। और राइबोफ्लाविन और इसकी मात्रा 1.7 मिलीग्राम कितनी पाई जाती है, 1.7 मिलीग्राम। जाहिर की बात है जब विटामिन B1 पालक में पाया जाता है तो विटामिन B2 भी पालक में ही पाया जाएगा, यह भी उससे रिलेटेड है। तो विटामिन बी पालक में पाया जाता है लेकिन इसकी मात्रा कुछ बढ़ जाती है। उसमें 10.25 थी, इसमें 10.26 थी, इसमें 10.56 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम की दर से होती है। लेकिन इसमें एक हरी मिर्च में भी विटामिन B2 पाया जाता है, यानी राइबोफ्लाविन पाया जाता है 10.39 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में। इसके क्या है, विटामिन B2 का काम समझ लीजिए। राइबोफ्लाविन का काम क्या है कि जो हमारे शरीर के जैसे ये ओठ है ना, ओठों का फटना, है ना, और ये मुँह के जो गलफटे का फटना, तो ये कहाँ से फटते थे, ये विटामिन B2 की राइबोफ्लाविन की कमी से फटते थे। याद रखिए कि हमारे ओठों के कोना जो मुँह के जो किनारे हैं उनका फटना, या त्वचा का चटकना, या फिर ओठों का चटकना, या एड़ियों का चटकना, किसकी कमी से, विटामिन B2 की कमी से, यानी राइबोफ्लाविन की कमी से। ठीक है, तो इसके सोर्स हमने जाने, पालक है और मिर्च है, दो सोर्स से आप याद रखेंगे वही बहुत है। बात करते हैं, यहीं से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। विटामिन सी, नेक्स्ट विटामिन आता है हमारा विटामिन सी। आपने जनरली देखा होगा लोगों की मसूड़ों से खून निकलना, क्या क्या है है ना, खून निकलता है, मसूड़े सूज जाते हैं ना, खून निकलता रहता है, रुक ही नहीं रहा, तो ये किसकी कमी है, ये विटामिन सी की कमी है। विटामिन सी का जो काम है वो रतों जिसे कहते हैं स्कर्वी रोग में यही होता है, मसूड़ों से खून निकलने लगता है और रुकता नहीं है धीरे धीरे, है ना। तो इससे क्या है, विटामिन सी। तो विटामिन सी जनरली हम बात करते हैं, जैसे ही हमारे दिमाग में विटामिन सी के बारे में बात आती है तो हम सीधा याद करते हैं कि खट्टे फल, यानी खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। यह सत्य भी है ना, यह सत्य भी है कि खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन सब्जियों की बात करें तो हमें इस सब्जियों की दृष्टि से विटामिन सी के लिए कुछ सब्जियां हैं जिन्हें याद रखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात है विटामिन सी के बारे में, विटामिन सी सब विटामिनों में सबसे ज़्यादा, यानी व्यक्ति को या शरीर को सबसे ज़्यादा किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो आप करेक्ट आंसर देंगे, विटामिन ना ए को देंगे ना बी को देंगे, किसको देंगे, विटामिन सी को। यानी विटामिन सी को 70 मिलीग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति स्वस्थ मनुष्य को आवश्यकता होती है, 70 मिलीग्राम। देखिए ये सभी विटामिन मिलीग्राम में कितने थे, 1.2 मिलीग्राम, लेकिन इसकी आवश्यकता कितनी है, 70 मिलीग्राम आवश्यकता है। तो इसीलिए इसको जो है विटामिन में सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया विटामिन सी को। तो कहते हैं ना विटामिन सी के आप गोलियां खाइए तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। विटामिन सी क्या करता है, अभी देखो कोरोना की बीमारी थी तो कहते हैं विटामिन सी की टैबलेट खाओ जिससे कि आपको जो है रेजिस्टेंसी बढ़ेगी। तो विटामिन सी की शरीर में सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसीलिए डॉक्टर लोग जो है इसकी सिफारिश करते हैं, क्योंकि आवश्यकता है तो उसके कार्य भी अधिक होंगे। तो देखिए, तो विटामिन सी के लिए सुहाजना की फलियां, यानी सहजन की जिन्हें फलियां कहा जाता है ना, सहजन, तो सहजन की जो फलियां हैं या सुहाजना की फलियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, लगभग 250 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, है ना, 250 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। धनिया की बात करें तो धनिया 135 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। धनिया में भी विटामिन सी पाया जाता है। अगर हरे पत्ते हैं, धनिया का मतलब वो बीज वाला धनिया नहीं जो उसे हम पीस के मसाले के रूप में यूज करते हैं, लेकिन जो हरे पत्ते वाले हैं, हरे पत्ते वाला धनिया यानी ग्रीन कोरिएंड्रम, लीफी कोरिएंड्रम कह सकते हैं, है ना, जो पत्तियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। कितना, 135 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। उसमें 250 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम सहजन की पत्तियों में पाए जाते हैं, फलियों में पाया जाता है, लेकिन इसमें जो है 135 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। जैसे हमने पहले ही बता चुके हैं विटामिन सी का रोल क्या है। विटामिन सी का रोल है त्वचा को फटने से रोकना,
है ना। तो त्वचा को चिकना बनाए रखना, ओठों को फटने से रोकना, ओठों के किनारों को फटने से रोकना, है ना। ये सभी काम किसका? विटामिन सी का है। तो इसकी कमी से क्या होगा? इसकी कमी से स्कर्वी रोग होगा। स्कर्वी रोग है या त्वचा का फटना रोग होगा, है ना। ओठों का फटना, किनारों का फटना, ये सभी किसके अंतर्गत? विटामिन सी के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई जैसे ही आपके दिमाग में आए, ई मतलब बहुत ही मतलब इसके लिए ये जो है आपको इसको कहते हैं टोकोफिरॉल। क्या कहते हैं? टोकोफिरॉल। टोकोफिरॉल इसमें जो है फी, है ना, टोकोफिरॉल इसमें कोवलमिन पाया जाता है, जो है जो किसके काम में आता है? यानी प्रजनन के संबंध में, यानी सेक्सुअल यानी सेक्स से संबंधित कौन सा विटामिन है? तो विटामिन ई है। तो आप जो है सेक्स से संबंधित जो विटामिन अगर कभी क्वेश्चन आए तो कौन है? विटामिन ई है। जैसे कि जैसे आपकी जो है प्रजनन संबंधी जो समस्याएं आती हैं उनमें जो विटामिन का सबसे अच्छा रोल होता है विटामिन ई का होता है, और जो है आयरन का रोल होता है। तो बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन टोकोफिरॉल इसका इसका रासायनिक नाम है। उसके बाद जो इसकी आवश्यकता कितनी होती है? तो इसकी 5 मिलीग्राम, कितनी? 5 मिलीग्राम आवश्यकता होती है विटामिन ई की। और लेकिन कौन सी सब्जी ऐसी है जिसमें विटामिन ई पाया जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा विटामिन ई किस सब्जी में पाया जाता है? तो सब्जियों में आप सभी सब्जियों का नाम ले सकते हैं। आप गाजर का ले सकते हैं, आप आलू का ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल हटके सब्जी है, ऐसी सब्जी है जिसको आप नाम ही नहीं ले सकते। तो वो कौन सी सब्जी है? स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न यानी मीठी मक्का। मीठी मक्का, जब मक्के को हम जब भुट्टा निकलता है उसमें दाने बनने वाले होते हैं, उसी समय जब उस भुट्टे को तोड़ लिया जाता है, उसके बाद जो सब्जी के रूप में काट काट के जो है उसको रांधा जाता है, उसको खाया जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन ई उसी से प्राप्त होती है। आप इसको याद रखेंगे, ये आपको क्वेश्चन कहीं नहीं मिलने वाले, सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं। आप बने रहिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो भी हम बताते जाएंगे। स्वीट कॉर्न इससे, और इसकी कमी के बारे में जानकारी, काम के बारे में जानकारी, प्रजनन से संबंधी जितने भी कार्य हैं सभी करता है। और इसकी कमी होने पर जो है प्रजनन संबंधी समस्या आ जाती है। प्रजनन संबंधी समस्या क्या है? जैसे पुरुष का बांझ होना, महिलाओं का बांझ होना, पुरुष का बांध होना, यानी जो बांध देता है स्टेरिलिटी, जिसे इंग्लिश में स्टेरिलिटी कहते हैं, वो किसके कारण आती है? वो आती है विटामिन ई की कमी से। और इसके जो सब्जियों में क्या सब्जियाँ कौन कौन सी हैं? तो सब्जियों में हमने बताया मीठी मक्का या स्वीट कॉर्न, उसी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन ई। और उसके बाद जो है जनरली जो है फूल गोभी, पात गोभी, अन्य में भी पाया जाता है। आप इनको भी लिख सकते हैं, है ना, लेकिन मुझे इम्पोर्टेंट है उसी के आधार पर थोड़ा सा लिखा है। और मीठी चीज़ होती हैं उनसे तेली सब्जियां हैं, तेल है, उनमें विटामिन ई सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर कभी कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप जो तेल हैं उसमें विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, चाहे किसी का तेल हो, सरसों का तेल हो या किसी का भी हो उसमें, ठीक है। बात करते हैं मिनरल की। बात करते हैं तो सब्जियों में कुछ मिनरल भी पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, है ना। तो कैल्शियम की मात्रा शरीर में सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि जो शरीर का जो मेन ढांचा है, यानी हड्डियाँ जो है वो किससे बनी होती हैं? कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन से बनी। आयरन का ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन जो बेसिक संरचना है वो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। इससे कैल्शियम जो डीएपी का जो आप संरचना सूची देखें, डीएपी जो फर्टिलाइजर है वो किससे बना होता है? कहते हैं हड्डियों से बना होता है। हाँ, ये बात सत्य है, वो हड्डियों से ही बना होता है। कुछ मात्रा में जो है उसको जो है बाहर से भी निकाला जाता है, जैसे खनन द्वारा मान जो होती हैं उनसे भी निकाला जाता है, लेकिन हड्डियों में जो कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है वही उसमें हो जाता है। तो इसलिए कह देते हैं कि ये हड्डियों से बना हुआ है, बना भी होता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो हड्डियाँ तो जाना हमने। तो कैल्शियम की आवश्यकता कितनी है? देखो कितनी आवश्यकता है, गौर कीजिए। 500 से 600 मिलीग्राम, 500 से 600 मिलीग्राम मिनरल की, यानी किस मिनरल की? कैल्शियम की आवश्यकता है। और जो है इसका पाया किस में जाता है? तो अगेती एक जो है एक क्रॉप होती है, सूक्ष्म माइक्रो क्रॉप है, ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं खेती की जाती इसकी, लेकिन जो है क्वेश्चन की दृष्टि से, प्रश्न की दृष्टि से, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते उसकी दृष्टि से अगेती जो है सबसे महत्वपूर्ण है। और करी लीफ जो है मीठा नीम जिसे कहते हैं अपने यहाँ लोकल भाषा में, मीठा नीम, उसे करी लीफ कहा जाता है। उसकी पत्तियों में भी विटामिन वो कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो अगेती में देखिए 1131 मिलीग्राम, करी लीफ में 813 मिलीग्राम। और कैल्शियम की कमी से जो आपको रोग मिलते हैं, रिकेटस और जो अस्टिलेमो और पिजन चेस्ट, यानी जो छाती है ना वो पिचक जाती है, जिसे पिजन चेस्ट कहते हैं ना, छाती का पिचकना, पिजन चेस्ट, ये समस्या, ये रोग देखने को मिलते हैं। तो ये विटामिन डी प्लस कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट जो है एक और आता है जो इसमें लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ। जैसे आपका आयरन हो गया, तो आयरन जो है शरीर में काम क्या करता है? देखिए, जब हमारा शरीर श्वसन क्रिया करता है तो उसमें जो है ऑक्सीजन को लाना, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, यानी लाने ले जाने का काम कौन करता है? कभी क्वेश्चन सोचा कौन करता है? तो ये काम करता है आयरन। हमारा आयरन
ऑक्सीजन को अंदर ले जाता है और सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है, और कोशिका से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, CO होती है, उसको लेता है और बाहर निकालता है। तो लाना ले जाने का काम यानी वाहक का काम कौन कर रहा है? आयरन कर रहा है। तो आयरन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आयरन की जो है, सब्जियों की बात करें तो आयरन किस में पाया जाता है? तो आयरन जो है हमारी जो है बथुआ, जिसे बताया था मैंने, बथुआ में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, और जो हमारी अमरंथस होती है, यानी जैसे अमरंथस वैसे तो एक हरे पत्ते वाली सब्जी है, उसमें ही पाया जाता है। लूसन में पाया जाता है, और जो है अपना आपका जो पार्सले हो गया, उसमें भी पाया जाता है। ये माइक्रो वेजिटेबल है। उसका जनरली जो फूलगोभी पातगोभी इनमें भी पाया जाता है। आप इनको लिख सकते हैं। आयरन की बात करें, एक होता है पोषक जो मिनरल होता है आयोडीन। आयोडीन क्या है? जो आयोडीन वह पोषक तत्व है जिसके शरीर में कमी होने पर क्या होता है? गलघोंटू यानी जियोट्रिक्स, गलघोंटू है ना, गलघोंटू यानी गलघोंटू का वो जियोटे यानी गलघोंटू मतलब गला जो है ना। वैसे गलघोंटू जो है एक रोग होता है, वो बीमारी होती है, पशुओं में भी होता है गलाघोंटा रोग, है ना। लेकिन इसमें क्या है, गले में जो कंठ होता है वो फूल जाता है। अपने या जनरली क्या है, जिस सब्जियां हैं उनमें सभी में आयोडीन पाया जाता है। लेकिन जो ऊंची हाई अल्टीट्यूड में यानी जो उच्च अक्षांशीय स्तर पर पाए जाते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी सामान्य भाषा में बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं, जो लोग रहते हैं वहाँ पर जो सब्जियाँ उगाई जाती हैं उनमें आयोडीन की कमी पाई जाती है। कारण क्या है? कारण क्या है कि ऊंचाई पर वहाँ कोई मिनरल नहीं होता, वहाँ पर आयोडीन, इसलिए वो सब्जियों के अंदर भी मिनरल नहीं आते। लेकिन हमारी जो भूमि है, हमारा जो तराई क्षेत्र है, चाहे बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, अपना ये हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, और अपना उत्तर प्रदेश हो गया, है ना। तो इनमें सभी में क्या है, ये देखने को मिलता है, इसमें पर्याप्त मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। तो सब्जियों में आयोडीन हमें प्राप्त हो जाता है, इसलिए बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब हम पहाड़ी क्षेत्रों में बात करते हैं तो वहाँ पर आयोडीन की कमी से देखा होगा आपने, चाना के लोग या पूर्वोत्तर के जो लोग होते हैं उनका गला जो कैसा होता है, एकदम भरा हुआ होता है, तो वो आयोडीन की कमी होता है। जिनमें आयोडीन पर्याप्त मात्रा में, उनका गला एकदम सेफ मिलेगा, चपटा मिलेगा, सुराही की समान मिलेगा। लेकिन जिनमें आयोडीन की कमी है उनका गला एकदम मोटा हो जाता है। इसे ही जो है जियोट्रॉक्स बीमारी कहते हैं, है ना। तो आप याद रखेंगे। तो ये थे आप इसके डेली जो है रिक्वायरमेंट के आधार पर जो सब्जियों का क्या महत्व है मानव न्यूट्रिशन में। तो आप इसको एक डायग्राम के रूप में समझ सकते हैं, और इसको जो है शॉर्ट रूप में इस तरह से लिख सके आप पूरे के पूरे नंबर लाएंगे। साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं वो भी यहीं से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। ये मैंने जो है कई किताबों से सिलेक्ट करके आपके लिए रखा है, तो आप इससे लाभान्वित होंगे, मुझे आशा है। और आपको अगर किसी और टॉपिक पर जो है वीडियो बनवाना है, तो आप जो है इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सिलेबस से जो है कंटिन्यूस इस सीरीज में भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। और भी सब्जेक्ट हैं एग्रीकल्चर, उनसे वीडियो चाहते हैं तो आप जो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो इसके लिए भी वीडियो बनेगा। अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।